नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने 125वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में पेश किया। पूर्वोत्तर के स्वायत्त परिषदों के अधिकार बढ़ाने का प्रावधान, नागरिकता संशोधन विधेयक समेत कई मुद्दों पर गतिरोध की वजह से बाधित हुई राज्यसभा की कार्रवाई। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए सर्च कमेटी ने मांगे आवेदन। 22 फरवरी है आवेदन करने की आखिरी तारीख। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं लोकपाल सर्च कमेटी के अध्यक्ष। केरल के सबरीमाला मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई पूरी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुरक्षित रखा फैसला। त्रावणकोर देवासंबोध ने 28 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की कही बात। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ जारी। 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत देते हुए अदालत ने जांच में शामिल होने के दिए थे निर्देश। लंदन में 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा है मामला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 42 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किया सम्मानित। संगीत, नाटक, नृत्य, वादन और गायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला पुरस्कार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सम्मान पाने वाले कलाकारों को दी बधाई। और आइए देखते हैं पहली खबर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर खास जोर दे रही है। सरकार ने स्वायत्त परिषदों को मजबूत करने का निर्णय लेते हुए 125वां संविधान संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र की 10 स्वायत्त परिषदों को ज्यादा अधिकार और फंड देने का प्रावधान है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की स्वायत्त परिषदों को और अधिकार देने से जुड़ा 125वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में बुधवार को पेश किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे सदन में पेश किया। Sir, I seek the leave to introduce the constitutional 125th Amendment Bill 2019 to further amend the Constitution of India and also to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. छठवीं अनुसूची के पूर्वोत्तर क्षेत्रों की स्वायत्त परिषदों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए ये संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 जनवरी को पूर्वोत्तर क्षेत्र की 10 स्वायत्त परिषदों को ज्यादा अधिकार और फंड देने के लिए यह फैसला लिया था। इस संशोधन विधेयक में असम के कार्बी आंगलोंग स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और दीमा हासाओ स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद को लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, शहरी विकास विभाग और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग समेत 30 अतिरिक्त विषयों को हस्तांतरित करने का प्रावधान है। वित्त आयोग के पास उन्हें वित्तीय संसाधन देने की सिफारिश करने का भी अधिकार होगा। इसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 280 और छठी अनुसूची में संशोधन किया जाना है। इन संशोधनों का सबसे अहम हिस्सा ये है कि इनसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषदों के वित्तीय संसाधनों और अधिकारों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और इन पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय जनसंख्या की बहुत पुरानी मांगे पूरी हो सकेंगी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा जुड़ रहे हैं। पंचानन, किस तरीके से ये जो 10 परिषद हैं उनके अधिकारों को लेकर ये संविधान संशोधन पेश किया गया है और इसका जो दायरा है वो कहां तक होगा? कवि ने देखिए, जैसा कि हमने कहा कि पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में सरकार का विशेष ध्यान है और
ये जो पूर्वोत्तर में जो स्वायत्त परिषदें होती हैं, इनका एक अलग अपने आप में गठन होता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में ये विशेष व्यवस्थाएं की गई क्योंकि आपको पता है कि ट्राइबल डोमिनेटेड सोसाइटी है और दूसरा उस क्षेत्र में की जो ट्राइबल डोमिनेटेड सोसाइटीज हैं उनमें एक अपने स्वशासन उसको बनाकर रखने के लिए इन परिषदों का गठन किया गया था। लेकिन अब इस पे उसमें दिक्कत ये आती थी कि केंद्र की तरफ से या तो उनको फंड मिलता था या राज्य सरकार उनको फंड अलॉट करती थी, उसकी कमी बनी रहती थी। इसी वजह से सरकार ने ये संशोधन करते हुए कि पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं प्रमुख तौर पर, जिसमें कि मेघालय है, मिजोरम है, आसाम है और उसके अलावा त्रिपुरा है, वहाँ पर करीब 10 स्वायत्त ऐसी परिषदें हैं, उनको अब सीधा संविधान में संशोधन करके वित्त आयोग से उनको जोड़ा जाएगा। यानी वित्त आयोग जो संसाधनों या पैसे का बंटवारा, जो धन का बंटवारा होता है, उसके लिए जो रिकमेंडेशंस करता है वो इन तक पहुंचेंगी। उसके साथ साथ एक और भी बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय प्रशासन होता है, जो संविधान का 73वां और 74वां संशोधन है, जिसके तहत स्थानीय स्वशासन होता है, गांव में पंचायतों में चुनाव होते हैं, उसके अलावा शहरी निकाय के चुनाव होते हैं, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का भी प्रावधान है उसमें। इन सब की व्यवस्था की गई जिससे कि स्वास्थ्य से लेकर सड़क बनाने या फिर आपूर्ति, जो खाद्य आपूर्ति है, उसको सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त न सिर्फ धन की उपलब्धता होगी बल्कि साथ साथ उसके लिए संसाधन भी मुहैया कराए जाएंगे और जो पूर्वोत्तर के जो भाग हैं ये मुख्य धारा से एक तरह से और ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे। तो सरकार की जो कोशिश लगातार यही है कि पूर्वोत्तर के राज्यों को में विकास को और फैलाया जाए। उन स्वायत्त परिषदों में जो फंड की कमी हमेशा से रही है उसको दूर किया जाए, जिससे कि एक विकास का जो नया मॉडल है वो सामने आएगा। ये और पंचानन, क्या वित्तीय जो मैं कहूँ कि कमी थी अधिकारों को लेकर, वो इससे पूरी होगी? और क्या इसके अलावा कुछ अधिकार इसमें और बढ़ाए जा रहे हैं इन परिषदों के, क्योंकि लंबे अरसे से मांग होती रही इसे लेकर? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो प्रावधान होगा वो संशोधन करके जो वित्त आयोग है उसका प्रावधान इस 125वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए जोड़ा जाएगा और जब वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशंस हैं उनके जरिए ही इन स्वायत्त परिषदों तक जो धन की आपूर्ति है वो होगी, जिससे कि विकास के ज़्यादा काम और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि अभी तक सेंट्रल ग्रांट जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो वहाँ पर प्रशासन का, उसमें स्वायत्त परिषदों में केंद्र से मिलने वाला फंड या फिर राज्य सरकारों से जो फंड मिलता था उनके जरिए ही वहाँ पर जो पैसा पहुँचता था। लेकिन एक वृहद विकास के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती थी उसके लिए जो नीति है उसमें बदलाव किया है और कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो और बेहतर तरीके से विकास कर सके और मुख्य धारा के साथ विकास कर सके। यही इसकी मुख्य वजह है और इसको एक सरकार ये भी मान रही है कि एक बड़े गेम चेंजर की तरह इसको नॉर्थ ईस्ट में देखा जा रहा है, जिसका राज्यों ने स्वागत भी किया है। पंचना हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू हमारे साथ हैं। रिजिजू जी, जो संविधान संशोधन पेश किया गया है राज्यसभा में, नॉर्थ ईस्ट में खासकर फोकस करते हुए जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनके अधिकारों को लेकर, इसे कैसे देखा जाए और क्या माना जाए कि सरकार अब जो लंबे अरसे से मांग थी इन राज्यों में कि जो वित्तीय अधिकार है उनके बढ़ाए जाए, उनका दायरा बढ़ाया जाए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का प्रस्ताव है, क्योंकि जो पूर्वोत्तर में खास करके जहां आदिवासियों का इलाका है उसमें संवैधानिक वहां पे दर्जा दिया गया है कि वहां एक स्वायत्तता मिलेगा, ऑटोनोमस काउंसिल। तो अभी तक का प्रॉब्लम ये था कि हमने ऑटोनोमस काउंसिल दे दिया लेकिन इनके पास कोई फाइनेंशियल पावर या फाइनेंशियल एलोकेशन इस तरह से अलग से नहीं था। अब हम ये संविधान संशोधन से ये प्रस्ताव डाल रहे हैं कि जो वित्तीय आयोग है उसके माध्यम से अलग से पैसा का व्यवस्था जो है पहले से तय किया कि कितने वित्तीय सहायता मिलना चाहिए, तो जिससे राज्य सरकार जो है अपना मनमानी ना कर सके और वो जो ट्राइबल ऑटोनोमस रीजन है वहाँ फाइनेंशियल प्रोविजन पहले से रखे और उसके बाद में वहाँ जो मेंबर है ऑटोनोमस काउंसिल में जो मेंबर होते हैं उसकी संख्या कम थी, तो उसको संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा है और साथ साथ वहाँ में कुछ और अधिकारी जो उनको अलग से पहचान करना, फिर उनको उनको पावर एंड फंक्शंस एलोकेट करना, फिर महिलाओं का संरक्षण रखना, फिर उसके बाद में विलेज काउंसिल तक, ऑटोनोमस काउंसिल के अलावा और गांव में, क्योंकि वहां पंचायत नहीं होते हैं, जहां ऑटोनोमस काउंसिल होते हैं वहां पंचायत राज सिस्टम नहीं होते हैं, इसलिए हमने ये प्रस्ताव रखा कि वहां विलेज काउंसिल होगा और विलेज काउंसिल को जो पंचायत राज का पावर है वो हम विलेज काउंसिल को भी देंगे। इस तरह का ये प्रस्ताव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। रिजिजू साहब, लेकिन जिस तरीके से ये, क्योंकि संविधान संशोधन है तो दूसरे दलों का समर्थन और इसका जो आगे का रूट है वो कैसे है, क्या सरकार ने इसकी तैयारी की है? इसमें तो मैंने बहुत लोगों से बात किया, मेरे ख्याल से
आदिवासियों के लिए और पूर्वोत्तर राज्यों का भलाई के लिए कोई प्रस्ताव है, बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन प्रस्ताव है, तो उसमें ये बिल का विरोध कोई नहीं करना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि कोई इसको विरोध करेगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और पंचानन शुक्रिया आपका हमें अपडेट देने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भानु अथैया अकादमी अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला। सिने उद्योग की इस सफलतम ड्रेस डिजाइनर ने किए हैं करीब 130 फिल्मों के कॉस्ट्यूम तैयार। 1956 में फिल्म सीआईडी से करियर का आगाज किया और 1982 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए जीता ऑस्कर। 1991 में फिल्म लेकिन और सन 2002 में लगान के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। राज्यसभा में आज भी गतिरोध की वजह से सदन की कार्रवाई बाधित हुई। एनआरसी, नागरिकता संशोधन विधेयक समेत विभिन्न मुद्दों पर अवरोध के चलते सदन की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। गतिरोध के चलते सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो सका। बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। सभापति ने सदन को जानकारी दी कि उन्हें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कई नोटिस मिले हैं। सभापति ने सदस्यों में शांत रहने और सदन की कार्रवाई में चलने देने की अपील की। सभापति की अपील के बावजूद सदन में गतिरोध जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। और भोजन अवकाश के बाद भी कार्यवाही यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आरक्षण के मुद्दे पर अवरोध की भीड़ चढ़ गई। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अब कल चर्चा जारी रहने की उम्मीद है। Members, I have received a notice from press. But please sit down. Nothing shall go on record except what the chairman is saying. Professor Manoj Kumar Jha and Sri Ravi Prakash Verma, Sri Ram Gopal Yadav, Sri Ashok Siddhartha, Sri Rajan Bora has given notice on different subjects. One is about roster appointments in university. This is बीजेडी नेता लल्लू किशोर स्वाई को श्रद्धांजलि देने के बाद आज लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लल्लू किशोर स्वाई ओडिशा के आस्का लोकसभा सीट से सांसद थे। 71 साल के किशोर किडनी संबंधी बीमारी से पीड़ित थे और भुवनेश्वर स्थित अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिवंगत सदस्य के सम्मान में सदन में पलों का मौन भी रखा गया। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे साथी श्री लल्लू किशोर स्वाई, जो ओडिशा के अस्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान में सदस्य थे, उनके दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। इससे पहले श्री स्वाई 2004 से 2009 तक ओडिशा विधानसभा के सदस्य थे। योग्य सांसद श्री स्वाई ग्रामीण विकास समिति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति के सदस्य थे। कृषिविद तथा सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता श्री स्वाई ने पददलितों के उत्थान के लिए सतत कार्य किया। श्री एल के स्वाई का निधन सुबह 71 वर्ष की आयु में आज दिनांक 6 फरवरी सुबह भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ। हम अपने साथी के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब यह सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी रहे।
बीजेडी नेता स्वाई के निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई दलों के नेताओं ने गहरा दुख जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि स्वाई ने कई भूमिकाओं में समाज में अहम योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेडी नेता किशोर के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि उन्हें समाज में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए उनका योगदान अहम है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग आज राज्यसभा में जोर शोर से उठी। समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत कई दलों ने इस मुद्दे को उठाया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल कर पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की पूरी कोशिश कर रही है। कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग बुधवार को एक बार फिर राज्यसभा में उठी। संसद में इस मामले में विपक्षी दलों में एकजुटता दिखी। सरकार पर आरोप भी लगा कि वो आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। रिव्यू पिटीशन डाल ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब मंत्री देखते ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है, उसमें साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है। कोई एसएलपी नहीं दास हो सकती है, कोई इसमें और कुछ नहीं हो सकता है। तो रास्ता केवल बचता है कि गवर्नमेंट संसद में एक विधेयक लाए और पुरानी व्यवस्था को लागू करे, 200 पॉइंट रोस्टर को। अगर वो नहीं लाते हैं तो ये एजिटेशन अभी तो हाउस चल रहा है तो यहाँ चल रहा है, वरना सड़कों पर चलेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम पर यूजीसी और सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2019 को खारिज कर दिया। लेकिन फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। अब जैसे एसएलपी खारिज की है तो हम इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेगी, बहुत जल्दी दायर करेगी, पूरा पक्ष मजबूती से रखेगी और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा और आरक्षण डिपार्टमेंट वाइज नहीं, आरक्षण 13 पॉइंट रोस्टर, 200 पॉइंट रोस्टर यानी जैसे पहले था वैसे ही चालू रहेगा, यह हमें पूरा विश्वास है। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की भर्ती के लिए डिपार्टमेंट को यूनिट माना जाएगा, न कि यूनिवर्सिटी को। इसी के बाद आरक्षण के लिए 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू हो गया। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के मुद्दे की गूंज लगातार संसद में भी सुनाई दे रही है और लोकसभा चुनावों के माहौल के बीच में सरकार के लिए कहीं न कहीं ये चिंता का सबब भी है। यही वजह है कि सरकार इस पर न सिर्फ लगातार सफाई दे रही है, बल्कि सूत्रों की माने तो इस पर कानूनी कार्रवाई से लेकर अध्यादेश पर भी विचार हो सकता है। दिल्ली में कैमरा अनिर्बन के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी दूसरे दलों से अलग पार्टी है और उसमें चुनाव नेता नहीं बल्कि बूथ का कार्यकर्ता जिताता है। उन्होंने बताया कि जब वो 2014 में कहते थे कि 70 से ज़्यादा सीटें आएंगी तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। 2017 में यूपी में बीजेपी ने 300 से ज़्यादा सीटें जीती। अमित शाह का कहना था कि लोग बुआ भतीजे की दुकान पर अलीगढ़ का ताला लगा देंगे। ब्रज क्षेत्र में मैं सम्मेलन करने आया था, वही घोषणा करी थी 300 सीटों की और आप लोगों के परिश्रम के कारण 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। और आज 2019 का माहौल है, मैं फिर से एक बार कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं, 73 की 74 कर बुआ भतीजे की दुकान पर अलीगढ़ का ताला लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज ओडिशा का दौरा किया। राहुल गांधी ने सबसे पहले कालाहांडी के भवानीपट्टनम में रैली की। राहुल गांधी ने कहा कि इस इलाके को पिछड़ेपन से छुटकारा दिलाने की जरूरत है। कालाहांडी के बाद राहुल गांधी ने सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में एक जनसभा की। राहुल गांधी का पिछले 15 दिनों में ये दूसरा ओडिशा का दौरा है। हम इस बात को स्वीकार करते थे और करते हैं कि आपको स्पेशल मदद की जरूरत है।
सही बात बोली कि यहां पे पिछड़ापन है और आपको बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे नहीं देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले में बुधवार को पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली है। इस फैसले पर पुनर्विचार समेत करीब 54 याचिकाएं दायर की गई हैं। अदालत के इस मामले में दिए फैसले के बाद केरल में इसके पक्ष और विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। शबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देने के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनंजन वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने शीर्ष अदालत के 28 सितंबर 2018 के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस पर आदेश बाद में सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की तो उसमें नया मोड़ आ गया। दरअसल शबरीमला मंदिर का संचालन करने वाले त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने मंदिर में सभी महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। जजमेंट हो जाने के बाद जब जजमेंट को और उसके तर्कों को बोर्ड ने पढ़ा, समझा, तो उसके बाद सचेत रूप से पूरा विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि उस फैसले का आदर किया जाए और उसको लागू किया जाए, क्योंकि वो फैसला जो है वो महिलाओं को पूजा के मामले में, वर्शिप के मामले में समानता, इक्वालिटी प्रदान करता है। 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसला देते हुए शबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया था। हालांकि मंदिर खुलने के बाद महिलाओं के प्रवेश को लेकर लगातार प्रदर्शन होता रहा। विरोध प्रदर्शन के बीच मंदिर में दर्शन करने के लिए 10 से 50 वर्ष की प्रतिबंधित आयु वर्ग में शामिल कनक दुर्गा और बिंदु अम्मिनी ने शबरीमला मंदिर में प्रवेश किया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में लोकपाल के लिए गठित छानबीन समिति ने लोकपाल और उसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इसकी अंतिम तारीख 22 फरवरी है। लोकपाल और उसके सदस्यों की नियुक्ति के आवेदन, नामांकन और उनकी योग्यता के बारे में जानकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट dop.gov.in पर लोकपाल लिंक पर उपलब्ध है और इसके लिए सेवा शर्तें, वेतनमान लोकपाल लोकायुक्त कानून 2013 के हिसाब से होगी। रेलवे के बाद गृह मंत्रालय ने पैरामिलिट्री फोर्स के लिए बम्पर भर्तियां निकाली हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों के 76,578 पदों पर भर्ती होगी। इनमें करीब 54,953 पद कांस्टेबल के लिए हैं, जो कि कर्मचारी चयन आयोग के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स उससे किए जाएंगे और इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग एक कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा कराएगा जो 11 फरवरी से 11 मार्च के बीच होगी, जिसमें सीआरपीएफ के लिए 21,566, बीएसएफ के लिए 16,984 और एसएसबी के लिए 8,546, आईटीबीपी के लिए 4,126 और असम राइफल्स के लिए 3,076 पद होंगे। बाकी भर्तियां सीआईएसएफ और दूसरे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए की जाएंगी। करीब 1,073 पोस्ट अर्धसैनिक बलों में सब इंस्पेक्टर लेवल के लिए निकाली गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। पिछले 3 घंटे से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ जारी है। उन पर विदेश में अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप है। रॉबर्ट वाड्रा करीब 4 बजे ईडी के दफ्तर में दाखिल हुए और उनके वकीलों का एक दल पहले ही वहां पहुंच चुका था। ये पहला मौका है जब रॉबर्ट वाड्रा संदिग्ध वित्तीय लेन देन के आपराधिक आरोपों के सिलसिले में किसी जांच एजेंसी के सामने पेश हुए हैं। वाड्रा ने पहले इन आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि राजनीतिक बदले के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये मामला कथित तौर से गैरकानूनी तरीके से विदेशों में संपत्तियां रखने से संबंधित है। रॉबर्ट वाड्रा ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अदालत ने उन्हें
निर्देश दिया था वो केंद्रीय जांच एजेंसी की में से जांच में सहयोग करें और दिल्ली की एक अदालत ने 16 फरवरी तक उन्हें अंतरिम जमानत भी दी है। ये मामला लंदन में 12 ब्रांसन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद से कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज देश के जाने माने 42 कलाकारों को वर्ष 2017 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में संगीत, नाटक, नृत्य, वादन और गान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कलाकारों को सम्मानित किया। कलाकारों को पुरस्कार में 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया गया। पुरस्कार पाने वाले प्रमुख कलाकारों में रमा वैद्यनाथन, उदया बंधु, राजेंद्र प्रसन्ना, हिमा सहाय, पापी बोस और शोभा केसर। ओडिसी नृत्य के क्षेत्र लोक कला, पारंपरिक कला, मुखौटा नृत्य, आदिवासी संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए। इन कलाकारों का चयन बीते साल इम्फाल में अकादमी की जनरल काउंसिल की बैठक में किया गया था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कलाकारों का अभिनंदन किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि इन कलाकारों ने हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, कलाओं, शिल्प, संगीत और लोक कलाओं को जीवंत रखा और देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।